बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, फिर इसका पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे और एंड पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसमें जो एक्सेप्शंस आती हैं, कुछ एक्सेप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। एक्चुअली कल हमने जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि किसी भी एटम के आउटर शेल से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है। जब तक उस अट्रैक्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के या आउटर शेल को छोड़ के नहीं जाएगा। तो एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो एनर्जी दी जाती थी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते थे। आज उसके ऑपोजिट प्रोसेस है। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के, किसी एटम के न्यूक्लियस के करीब आता है तो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो करता है। जब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर शेल में आके ऐड होता है तो उस सूरत में उस अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन की वजह से इधर या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है? जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ है ये हमें बताती हैं कि कोई भी न्यूक्लियस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन रखता है। जितनी न्यूक्लियस की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन से एटम का न्यूक्लियस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी की वो अमाउंट जो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है या रिक्वायर्ड होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड होता है तो जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है, दोनों होती है, रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मेजर किन यूनिट्स में किया जाता है? किलो जूल पर मोल, जो हम कॉमन यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल में भी मेजर किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी मेजर करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन यूनिट्स हैं वो ये वाले होते हैं, किलो जूल पर मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन के आउटर शेल में जब इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो ज़ाहिरी बात है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये होता है -349 किलो जूल पर मोल। यानी क्लोरीन के एक मोल में जब इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड होते हैं तो उस वक़्त इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इस तरह से ऑक्सीजन की अगर हम एग्जांपल लें, ऑक्सीजन में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये तकरीबन होती है 414 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये नेगेटिव साइन एनर्जी के रिलीज़ होने को शो करता है, इसको याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जबकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्शन तो शो करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन उतनी नहीं करता जितनी क्लोरीन अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो चूँकि इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है तो इसलिए इसकी एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी। तो इन वैल्यूज़ को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एटम का न्यूक्लियस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है।
अब ये तो बात होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। जब पहला इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है किसी भी एटम के अंदर तो उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमूमन उस वक़्त एनर्जी रिलीज़ होती है, जब पहला इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो उस वक़्त अमूमन एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। लेकिन अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। उस वक़्त ये जो साइन होगा ये साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, -1 चार्ज आया, इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। अब इसी नेगेटिव वाले में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो ये -2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इस दौरान जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो तकरीबन होती है 730 किलो जूल पर मोल। और इसके साथ जो साइन होगा वो प्लस का होगा। ये प्लस का साइन ये शो करता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऐड होते वक्त एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो अमूमन नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज़ होती है, डेल्टा एच के साथ नेगेटिव का साइन आता है। लेकिन जो सेकेंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होती हैं उनके डेल्टा एच के साथ पॉजिटिव का साइन होता है। इसका मतलब उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एक नेगेटिव चार्ज पहले से ही मौजूद है। जब एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है यानी कि इम्बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन के मुकाबले में, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आएगा तो पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगी। रिपल्शंस ज़्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ एनर्जी को लेके आना पड़ता है। एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड होती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अदरवाइज सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस वक्त डेल्टा एच के साथ हमेशा कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो ये बात याद भी रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ ऑलवेज शोन विद पॉजिटिव साइन, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन क्यों आता है? रीज़न आपने बतानी है कि एक नेगेटिव चार्ज आने के बाद जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए जब भी सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तकरीबन जो जनरल ट्रेंड है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सेम है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में एक्सेप्शंस ज़्यादा होती हैं ट्रेंड के अंदर। तो इसलिए इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है और उसमें एक्सेप्शंस क्या हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेल्स। नंबर ऑफ़ शेल्स का मतलब होता है साइज़ ऑफ एटम। जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा, और जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, वो न्यूक्लियस से दूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका आउटर शेल, और दूसरा एटम ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका आउटर शेल। जितना आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी ही न्यूक्लियस के लिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, जबकि यहाँ पे साइज़ छोटा होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास रहने का ज़्यादा मौका मिलेगा, न्यूक्लियस की ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज़्यादा होती है। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी। तो जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, जो साइज़ ऑफ एटम है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन्स के ज़्यादा होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हमें पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। थर्ड नंबर पे है शील्डिंग इफेक्ट। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, साइज़ ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट। जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान में जो इनर शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ब्लॉक करते हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन ब्लॉक कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस की फोर्स को, तो जितने ये इनर शेल्स बढ़ते जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, उतनी ही जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। तो सेम जो साइज़ ऑफ एटम या नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और दोनों के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जितने ये रोकने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ये इंटरमीनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक्सेप्शंस में डिस्कस करेंगे, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी होती है, लेस स्टेबल कौन सी होती है। ये कल हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में फिर अभी हम मज़ीद बात भी करेंगे। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो जब हम अलोंग द पीरियड्स मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। अगर सेकंड पीरियड होगा तो सेकंड शेल आउटर शेल होगा, अगर थर्ड पीरियड होगा तो थर्ड शेल आउटर शेल होगा, तो शेल्स कांस्टेंट रहेंगे। जब शेल्स कांस्टेंट रहेंगे तो तकरीबन जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पे क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो ये फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। हमने बात कर ली कि ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पीरियड में सिर्फ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज वाला। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को कहते हैं। इसके अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस फैक्टर के मुताबिक अगर हम इस ट्रेंड को डिस्कस करें तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम होनी चाहिए, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, उससे ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, नियॉन की। ये हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को देखते हुए इस ट्रेंड को डिसाइड करें तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड ये होगा कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं ये कांस्टेंट रहते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। इस तरह से जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में हम बात करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ। टॉप से बॉटम की तरफ जब हम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन डाउन द ग्रुप ये वाला जो फैक्टर है इसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। जो फैक्टर डोमिनेट करता है वो होता है साइज़ ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप के ही हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ये सेकंड
पीरियड ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इसका मतलब है कि इसका सेकंड आउटर शेल है, इस पीरियड के अंदर थर्ड आउटर शेल, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ शेल बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और इन दोनों के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये क्या होनी चाहिए, ये डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये जनरल ट्रेंड है। अगर हम इन फैक्टर्स को देखते हुए इस ट्रेंड को डिसाइड करें तो कुछ यूँ होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए और ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं और शेल्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। इस ट्रेंड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन हम सिर्फ चंद एक एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन को हम डिस्कस करते हैं जो आती है 7A ग्रुप के अंदर, हैलोजेंस वाले ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमने बात की कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन के मुकाबले में, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन के मुकाबले में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे तो वहाँ से हमको क्लियर होगा कि क्यों जो है क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p5, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि फ्लोरीन के अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा वो सेकंड शेल के अंदर होगा, 2p के अंदर होगा, सेकंड शेल के अंदर आके ऐड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन के अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन होगा वो किस शेल के अंदर आके ऐड होगा, वो थर्ड शेल के अंदर। अब हमें ये पता है कि जो सेकंड शेल है उसका साइज़ छोटा होता है, साइज़ कम होता है एज़ कंपेयर टू थर्ड शेल। चूँकि फ्लोरीन में सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन करीब करीब है, सेकंड शेल का साइज़ छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिक होने की वजह से जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। चूँकि रिपल्शन ज़्यादा होती हैं इसलिए न्यूक्लियस की जो फोर्स है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वो थोड़ी कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे रूम ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, क्योंकि थर्ड शेल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी थर्ड शेल में 7 ही हैं, यहाँ पे भी सेकंड शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि शेल थोड़ा बड़ा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस थोड़ी कम होती हैं, इसलिए जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है। सपोज अगर फ्लोरीन का साइज़ इतना है, ये इसका फर्स्ट शेल और ये इसका सेकंड शेल, इस सेकंड शेल में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका बहुत थिक है फ्लोरीन का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है ये पहले ही बहुत करीब करीब हैं, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा रिपल्शंस रखते हैं। तो न्यूक्लियस उतना पावरफुली इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड के बाद इसमें थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब चूँकि थर्ड शेल का साइज़ बड़ा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी, इसलिए जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। सेकंड एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो सेकंड एक्सेप्शन आती है यहाँ पे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, सिंपली उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेम यही ट्रेंड फॉलो होगा जो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में होता है, यही फॉलो होगा ऑक्सीजन और सल्फ़र के लिए।
ऑक्सीजन और सल्फ़र के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी फॉर द सेम रीज़न, जो रीज़न हमने यहाँ पे साइज़ वाली डिस्कस की है। इस तरह से अगर इसे पीछे आ जाएं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भी सेम यही होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, सेम रीज़न, वही रीज़न। इसके बाद कार्बन और सिलिकॉन के लिए भी सेम यही केस होगा। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी कार्बन से, अगेन रीज़न सेम है, साइज़ वाली रीज़न यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो आपकी बुक में सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही एक्सेप्शन होती है जो हमने फ्लोरीन और क्लोरीन में डिस्कस की है, और उसकी रीज़न भी सेम है जो हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें और भी एक्सेप्शन है जब हम पीरियड में मूव करते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें यह है कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो बेरिलियम से ज़्यादा होती है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, हालांकि ट्रेंड ये कहता है कि बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए और लिथियम की कम होनी चाहिए। इसकी रीज़न को समझने के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1, और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 और 2s2। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि कौन से ऑर्बिटल्स, कौन सी कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है और कौन सी कन्फिग्रेशन कम स्टेबल होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जब बेरिलियम में नया इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इन वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में जाएगा, इन वेकेंट्स पी ऑर्बिटल में जाएगा, और इसके अंदर लिथियम के अंदर जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस 2s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, और ये 2s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, यानी स्टेबलाइज। पहले भी स्टेबल था, हाफ फील्ड था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के और आने से ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन जो बेरिलियम का नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किन ऑर्बिटल्स के अंदर जाएगा, 2p ऑर्बिटल्स के अंदर। और हमें पता है कि 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो s के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि ज़्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल में जा रहा है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और कोई भी एटम खुद को डीस्टेबल नहीं करना चाहेगा। वो एटम ये नहीं चाहते होते कि उनकी स्टेबिलिटी कम हो, क्योंकि बेरिलियम के अंदर जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स के अंदर जा रहा है। तो इसलिए बेरिलियम का न्यूक्लियस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी अट्रैक्शन शो नहीं करता, लेकिन जो लिथियम का न्यूक्लियस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने से जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो बेरिलियम के मुकाबले में ज़्यादा होती है। एक एक्सेप्शन तो यहाँ पे आती है। सेकंड एक्सेप्शन आती है यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में। यहाँ पे भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। और इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर हम इन ऑर्बिटल्स को देखें तो ये हाफ फील्ड है नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन आने से पहले, और हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बन के ये वाले p ऑर्बिटल्स पार्शली फील्ड हैं। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड हो जाएंगे, लेकिन जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शली फील्ड हो जाएंगे। और हमें पता है पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है वो हाफ फील्ड से कम होती है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाफ फील्ड से चला जाएगा पार्शली फील्ड में, जबकि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पार्शली फील्ड से चला जाएगा हाफ फील्ड, यानी ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन। लेकिन नाइट्रोजन की
स्टेबिलिटी कम होती है। चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इसलिए नाइट्रोजन उतनी अट्रैक्शन शो नहीं करता एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी कार्बन शो करता है। इवन जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोरॉन से भी कम होती है, बोरॉन से भी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, क्योंकि ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन से एक अनस्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। और लास्ट एक्सेप्शन, इसको आपने वैसे ही याद रखना है कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होती है। क्यों? रीज़न हमें पता है कि नोबल गैसेस तो पहले से ही इनकी कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होती है, इनके आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ या गेन करना नहीं चाहती। तो इसलिए जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होती है, ये शुरू पे आती हैं नोबल गैसेस। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपने जहन में रखना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से क्यों ज़्यादा होती है? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम हो जाती है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम हो जाती है? और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम क्यों होती है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है अच्छे से। तो यही कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, पीरियोडिक ट्रेंड और इसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।